वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान की तरफ से। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए। हम लोग पांचवा जो लेक्चर था, पांचवा यूनिट, वो हम लोग पढ़ चुके थे बायोलॉजी का। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 6 वाला यूनिट, जो कि क्या है, वंशागत के आणविक आधार। वंशागत के आणविक आधार 6 वाला यूनिट है हमारा। अब हम फर्स्ट क्या है इसमें, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। जो आनुवंशिक पदार्थ तो आप लोग जानते होंगे, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब क्या है, हमारे आनुवंशिक पदार्थ हैं। तो बस उसी की खोज के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं इसमें जिनका मतभेद दिया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा है वो प्रोटीन है, तो कुछ कहते हैं कि नहीं हमारा डीएनए है, हमारा आरएनए है। तो बस उसी के बारे में क्लियर किया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारा डीएनए है। तो बस ये बताया गया है कि डीएनए आखिर है तो है कैसे, क्या प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो ये सब क्यों नहीं है। और जो 19वीं शताब्दी के कुछ वैज्ञानिक थे जिनका ये मानना था कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ ही है, लेकिन 20वीं शताब्दी के कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारा प्रोटीन नहीं, डीएनए है। तो बस उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने यह साबित किया कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो प्रोटीन नहीं, डीएनए है। 19वीं शताब्दी के कुछ वैज्ञानिक जो हैं उनका ये मानना था कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारा प्रोटीन है। ठीक, तो बस कुछ वैज्ञानिक जो 20वीं शताब्दी में आए उन्होंने बताया कि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारा प्रोटीन नहीं, डीएनए है। तो आखिर डीएनए है तो है कैसे, मतलब जो शताब्दी के 20वीं शताब्दी में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया कि डीएनए है, और जो 19वीं शताब्दी के कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि नहीं, प्रोटीन है हमारा आनुवंशिक पदार्थ। जो कि हम जानते हैं कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो हमारा डीएनए है। तो बस उसी को क्लियर करना है कि आखिर डीएनए है तो है कैसे हमारा आनुवंशिक पदार्थ। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का मतभेद है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रेडरिक फिशर हैं, वो बताए, तो उन्होंने एक बताया कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो आए थे, ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया आनुवंशिक पदार्थ को लेकर ही। बहुत ही रोमांचक सा चैप्टर है, अगर मन अच्छे से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा इसमें। फ्रेडरिक ग्रिफिथ आए थे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक एक जीवाणु लिया, जिससे न्यूमोनिया नामक रोग फैलता है। तो उसको एक माइस में डाल दिया गया, जिससे वो जो माइस था वो अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। और फिर उस माइस से उसको निकाल करके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को गर्म किया गया। गर्म करने के बाद उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन था, आरएनए था, वो सब तो मृत हो गया। और फिर एक स्वस्थ माइस में फिर से डाला गया उसको। तो जब उसमें उसने डाला तो जो स्वस्थ वाला माइस था वो भी बीमार हो गया, चूहा। तो उन्होंने ये पता लगाया कि इससे ये बात स्पष्ट नहीं कर पाए ग्रिफिथ की आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो ग्रिफिथ के बाद एक वैज्ञानिक आए, ओस्टवार्ड। इन्होंने बताया कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो रूपांतरण होता है, रोगजनक जीवाणु का डीएनए ही रूपांतरण में बदलता है, प्रोटीन नहीं बदलता है। जिससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि प्रोटीन तो गर्म करने के बाद मृत हो गया और आरएनए भी तो उसको गर्म करने के बाद मृत हो गया, और जो डीएनए हमारा था वो रूपांतरण हो गया उसका, तो जिससे स्वस्थ वाला चूहा जो था वो भी बीमार हो गया। तो अब आगे हम लोग देखेंगे, हर्षे और चेज नामक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी कुछ माध्यम से सिद्ध किया आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा है वो डीएनए ही है। जिससे ये पता चल गया कि जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं है। तो अब हम डीएनए का देखेंगे कि डीएनए होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए हमारा क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण करता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो आपके मम्मी पापा के कुछ गुण होते हैं वो आप में भलीभांति वापस चले आते हैं। तो बस वही कहा गया है कि इसमें जो रूपांतरण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं। जैसे देखिए, कुछ गुण जो होंगे आपके दादा दादी के आप में आए होंगे, कुछ आपके मम्मी पापा के, कुछ आपके दादा दादी के आपके पापा में आए होंगे, पापा के कुछ गुण आप में आए होंगे। तो जो रूपांतरण होता है वो आनुवंशिक पदार्थ की वजह से होता है, और आनुवंशिक पदार्थ हमारा क्या है, वो है डीएनए। तो
वहीं कहा गया है कि जो डीएनए है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण करने का कार्य करता है। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट है जैसे फ्रेडरिक आए 1869 ईस्वी में, उन्होंने बताया कि उनको केंद्रक मिला और अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किया उन्होंने, जिसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिक दिया। ठीक, और कुछ विषाणु आए। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि जो डीएनए हमारा है, डीएनए का संगठन किस तरीके से हुआ है हमारा। ठीक, डीएनए का संगठन हमारा क्या है, रासायनिक संगठन जो है वो क्या है डीएनए का, कैसे दिया गया है डीएनए का रासायनिक संगठन। देखिए हम लोग देखते हैं इसमें डीएनए का जो रासायनिक संगठन है उसमें क्या क्या पाया गया है। पहला क्या है, शर्करा है। दूसरा क्या है, फास्फेट समूह है। तीसरा क्या है, नाइट्रोजनी बेस है। तो शर्करा क्या है हमारा, डीएनए है। ठीक, डीएनए और आरएनए है। ठीक, और फास्फेट समूह क्या है, फास्फेट समूह ये है हमारा, फास्फेट समूह हमारा क्या है, ये है हमारा फास्फेट समूह। और नाइट्रोजनी बेस जो हमारा है, प्यूरिन पिरिमिडीन, ये सब हैं दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में हमारा एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है, पिरिमिडीन में हमारा थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। आरएनए में जो होता है वो टी के स्थान पे यू होता है, यूरेसिल। अब इसकी संरचना हम लोग देखते हैं, डीएनए की संरचना क्या है। ठीक, डीएनए की संरचना आप लोग जानते होंगे कि जो वाटसन और क्रिक आए थे, दो साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट ना, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए की संरचना दिया, कुछ इस प्रकार का था डीएनए का संरचना। उन्होंने बताया कि जो डीएनए की संरचना है वो द्विकुंडलन है, मतलब द्विकुंडलन है ये संरचना, मतलब डबल है। ठीक, डबल हेलिक्स है और एक सीढ़ी नुमा संरचना है, सर्पिलाकार है। बस वही कहा गया इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है, जिसे ए संबंधित होता है टी और सी संबंधित होता है जी से। ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये डबल बॉन्ड से, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक, इससे ये कहा गया। और इसके जो दूरी होती है वो होते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है। ठीक, तो एक एंगस्ट्रॉम और इसमें 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके प्रत्येक 10⁻⁷ के बाद ऐंठन करता है, मतलब जो ये नहीं होता वो ऐंठन करता है, बस वही कहा गया है। और डीएनए का पराकुंडल मतलब पैकेजिंग कैसे होता है वो इसमें बताया गया है, पैकेजिंग कैसे होता है। डीएनए के अणुओं में क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आप लोग जानते होंगे कि जो H1 H2 H3 H4 ये होता नहीं, हिस्टोन प्रोटीन, जो ऐसे कुंडलित हो करके डीएनए को कुंडलित कर देता है, ऐसे इसी में बंद रहता है ऐसे, तो वो कुंडलित कर देता है। कुंडलित करके जो मनुष्य का कोशिका होता है, क्योंकि डीएनए तो बहुत लंबा होता है, ऐसे ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो उसका जो कुंडलन होता है डीएनए का, तो उसको कुंडलित करके एक कोशिका में अच्छे तरीके से सजो देता है, क्योंकि ऐसे लंबाई में तो बहुत बड़ा रहेगा, ऐसे तो हमारी कोशिका में होगा नहीं पैकेज। तो बस हिस्टोन प्रोटीन का क्या कार्य होता है, इसको मोड़ करके हमारी कोशिका में संगठित कर देना। तो यही क्या कहलाता है, डीएनए का पराकुंडलन कहलाता है। समझ गए आप लोग, क्या कहलाता है ये, डीएनए का पराकुंडलन कहलाता है। जो डीएनए को लंबाई से मोड़ करके एक कोशिका में संगठित कर दे उसको क्या कहते हैं, डीएनए का पराकुंडलन कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है, डीएनए का द्विगुणन क्या है। डीएनए का द्विगुणन आप लोग को इस तरीके से समझिए कि डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। देखिए, जब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाए ना, जब एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाए, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाए, दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण हो जाए, ठीक, तो वहीं उसी तरह एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाए, दो संतति का निर्माण हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। ठीक, देखिए यही लिखा भी गया है, इसमें समझ में आया होगा। प्रत्येक कोशिका विभाजन से पहले अपने डीएनए अणु का संतति कोशिकाओं में जाने के लिए दो हूबहू नए डीएनए में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कोशिका में स्वद्विगुणन की क्षमता के कारण होता है। बस उसी को कहा गया है डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृत्यन। प्रतिकृत्यन मतलब सेम सेम कृत बना लेना। डीएनए और आरएनए में हम लोग अंतर देख लेते हैं। डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, डीएनए आरएनए में अंतर हम लोग देख लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए का पूरा नाम, ठीक। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसको क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक। और डीएनए में क्या पाया जाता है? एजीटीसी पाया जाता है, क्षारक। और इसमें क्या पाया जाता है? एजीयूसी। बताया है ना, टी के स्थान पे इसमें यू आ जाता है। यू मतलब यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है, क्षारक। यह केंद्रक में पाया जाता है और यह केंद्रक में नहीं पाया जाता। मतलब एक केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक विहीन होता है, इसमें सेंटर नहीं होता, सेंटर में नहीं पाया जाता ये। यह आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। यह प्रायः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, ठीक। अब डीएनए का हम लोग क्या देखते हैं? डीएनए का हम लोग क्या देखेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है हमारा डीएनए, ठीक। डीएनए हमारा कितने प्रकार का होता है? देखिए, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी खोज फ्रेडरिक ने 1869 ईस्वी में किया था। एक डीएनए कितने प्रकार का है? देखिए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। देखिए क्या है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ऐसे याद कर सकते हैं ना आप लोग, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी, अब एक एक्स्ट्रा जेड। याद हो गया ना? ये डीएनए के प्रकार हैं। ए बी सी डी जेड कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 4 जो है वो सेम है, एक जो है वो अलग है। कितना सरल है देखिए। अब हम लोग देखते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है। हम लोग आरएनए देख लेते हैं। आरएनए क्या करता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए प्रायः कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जो हमारा डीएनए है वो मनुष्य में, लिविंग बीइंग्स में हमेशा पाए जाते हैं। मनुष्य में हो गए, जीव में हो गए, गाय भैंस, ये सब चीज़ों में हो गए। जो हमारा आरएनए होता है वो सिर्फ विषाणुओं में उसका आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार के हैं? आनुवंशिक आरएनए और अनानुवंशिक आरएनए। आनुवंशिक आरएनए क्या है हमारा? वह आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है उसे आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। उदाहरण समस्त पादप विषाणु। और अनानुवंशिक आरएनए क्या है? ऐसा आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता उसे अनानुवंशिक कहते हैं। मतलब नहीं कार्य करता और ये कार्य करता है, ठीक। अब यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के अनानुवंशिक आरएनए पाया जाता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक, ये सब हैं क्या। हम लोग देख लेते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है, देखिए मैसेंजर आरएनए संदेश वाहक आरएनए डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग एमआरएनए होता है। कहने का मतलब क्या है? संदेश वाहक आरएनए डीएनए से, मतलब ये हो गया हमारा डीएनए, ठीक। ये हमारा क्या है? डीएनए। डीएनए से जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उन सूचनाओं को एक स्थान से राइबोसोम तक, कहाँ तक? राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक। कहाँ तक ले जाता है? राइबोसोम तक ले जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैसेंजर। मतलब डीएनए में क्या हो रहा है उसका मैसेज ये राइबोसोम तक ले जाता है उसको, इसलिए हम कहते हैं इसको संदेश वाहक आरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफर आरएनए क्या है, ठीक। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर में भी यही होगा कि एक स्थान से कोई पदार्थ दूसरे स्थान तक ले जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर कहते हैं। जैसे गाड़ियाँ कोई कोई जगह से सामान लेती हैं फिर दूसरे जगह पे ले जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर हो गया। जैसे मास्टर वास्टर का वैकेंसी होता है, जॉब करते हैं कि एक स्थान से ट्रांसफर करवा लिया दूसरे स्थान पे, तो बस वही है इसमें भी। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है हमारा? देखिए, ट्रांसफर आरएनए कोशिका में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करते हैं। टीआरएनए अमाइनो अम्ल होकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि टीआरएनए भी अमीनो अम्ल से होकर राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले आते हैं। मतलब ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक डीएनए को ले जाते हैं, बस वही ये भी कहा गया है इसमें भी। हम लोग देख लेते हैं राइबोसोमल आरएनए क्या है। राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को
राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये तो आसान तरीके से कहा जा सकता है कि जो राइबोसोम में पाया जाता है उसको हम आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या है, सेंट्रल डोग्मा क्या करता है, क्या है सेंट्रल डोग्मा, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। आसान भाषा में आप लोग सेंट्रल डोग्मा ये जान लीजिए कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। ठीक, सेंट्रल डोग्मा आप लोगों को 1 मिनट में याद होगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, और कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा कि सेंट्रल डोग्मा के बारे में। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीएनए है। डीएनए से हम कोई चीज़ बना दिए एमआरएनए में। ठीक, एमआरएनए बना दिया, फिर एमआरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक, क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। यहाँ जो है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक, यहाँ क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक, और यहाँ क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। ठीक, बस यही जो है, यही पूरा चीज़ सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। मतलब डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन में रूपांतरण हो जाना ही क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। याद हो गया ना आप लोगों को आराम से, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। जब इन सब का निर्माण हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे क्या पाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है, ट्रांसलेशन पाया जाता है। डीएनए से एमआरएनए में बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन में बनाने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आनुवंशिक कोड क्या है। ठीक, आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है हमारा, जेनेटिक कोड किस तरीके से हम समझेंगे, हम लोग क्या जानेंगे, जेनेटिक कोड हमारा क्या होता है। आनुवंशिक कोड के बारे में जानकारी देने का श्रेय नीरेनबर्ग 1961 ईस्वी में उनके सहयोगियों को जाता है। ठीक, नीरेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे जो 1961 ईस्वी में आनुवंशिक कोड मतलब जेनेटिक कोड के बारे में इन्होंने बताया था। कुछ इनके साइंटिस्ट मिलकर के साथ में सहयोगी, और ये नीरेनबर्ग ने मिल करके 1961 ईस्वी में हमें जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। जीन के रूपांतरण द्वारा बने एमआरएनए अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को कोडान या आनुवंशिक कोड कहते हैं। मतलब कि इसमें 3 होते हैं, जैसे AUG हो गया, CUT हो गया, ये 3 मिलकर के आनुवंशिक कोडान को करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक कोड कहते हैं। ठीक, उसको हम कोडान भी कह सकते हैं, जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूहों में AA, ATA, GCA, TAT होता है, इसमें समूह, जो विभिन्न प्रकार के अमाइनो अम्ल का संचालन करता है। सभी जीवों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमाइनो अम्ल के अनुक्रम आनुवंशिक कोड के अनुसार होता है। मतलब कि कहा गया है कि जो प्रोटीन का श्रृंखला होती है उसमें हर एक में जो जेनेटिक कोड के हिसाब से ही सब होता है, क्योंकि स्टार्टिंग भी जेनेटिक कोड से होता है AUG से, और समापन भी जेनेटिक कोड से ही होता है। जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 लिया जाता है, 3 कूट होते हैं जिसको कहते हैं आनुवंशिक कोडान। ठीक, यह आनुवंशिक कोडान की विशेषता हम लोग देख लेते हैं। त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह अतिव्यक्ति नहीं होता, अतिव्यापित नहीं होता, इसमें प्रारंभ और समापन कोड होते हैं, यह क्रमबद्ध है। ठीक, त्रिगुणी संकेत का कामा विहीन होता है, मतलब इसमें कामा नहीं दिया जा सकता, कामा लगा कर आप रोक नहीं सकते इसको। अब हम लोग देखेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन क्या है। कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए बंधनी प्रोटीन की सहायता से सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में परिवर्तित कर देते हैं, और मतलब निष्क्रिय से सक्रिय, सक्रिय से निष्क्रिय बना देना, उसकी दर को बढ़ा देना, घटा देना, यही क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, मतलब सक्रिय है। ठीक, ये क्या है हमारा, सक्रिय हो गया, सक्रिय से हमारा क्या बन गया, निष्क्रिय बन गया। ठीक, सक्रिय से क्या बन गया, निष्क्रिय बन गया, और निष्क्रिय से क्या बन गया, सक्रिय बन गया। क्यों है, सक्रिय से जो है वो निष्क्रिय बन गया, और निष्क्रिय से क्या बन गया, सक्रिय, मतलब ये दोनों तरफ बन गया। ठीक, तो बस यही इसकी दर को बढ़ा देना, इसकी दर को घटा देना, मतलब जब सक्रिय है तो निष्क्रिय में जाएगा तो दर घटेगा, और जब निष्क्रिय है तो सक्रिय में जाएगा तो दर बढ़ेगा। तो बस इसकी दर को घटाना, बढ़ाना, ये सब क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है।
अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, डीएनए से एमआरएनए में बना देना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण कर देना उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये क्या है, डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर उसकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण होता है। यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है। मतलब ये जो सारी कोश होती हैं अभिक्रियाएं हैं वो सब कोशिका के केंद्रक में होता है। ठीक, कोशिका के केंद्रक में ये सारी कोशिकाएं, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन से शुरू होकर प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। मतलब बताया तो है ना कि जो आनुवंशिक कोडान होते हैं, कूट होते हैं, उसमें प्रारंभ करने के लिए और समापन करने के लिए दोनों तरीके से पाए जाते हैं इसमें आनुवंशिक कूट, जिससे प्रारंभ कर सके और समापन। हम लोग देखेंगे कि अनुलेखन में क्या है, अनुलेखन की क्रिया विधि। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए कुंडली से जुड़ना, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना, क्षारकों का युग्मन, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में बदलना, ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में बदलना, मोनोफॉस्फेट अणु का फॉस्फेटाई एस्टर बंधों द्वारा जुड़कर आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन। ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का समापन, डीएनए अणु का पूर्व स्थिति में आ जाना, डीएनए अणु जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में आ जाना। ट्रांसक्रिप्शन से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अनुवादन क्या है। यह एमआरएनए से न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के अमाइनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, अनुवादन या रूपांतरण कहते हैं। मतलब यह एमआरएनए से प्रोटीन में बदल जाना ही अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवादन की क्रियाविधि क्या है, अमाइनो अम्ल का सक्रियणता। ठीक, टीआरएनए अणुओं में सक्रिय अमाइनो अम्ल संलग्न होकर अमाइनो एसिड बनाता है। एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाना। ठीक, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समाप्त हो जाना। और क्या है, मानव जीनोम हम लोग देखेंगे। ह्यूमन जीनोम क्या है, मानव कोशिका में उपस्थित सभी गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम के रूप में संग्रहित जड़ सूचनाओं ही क्या कहलाती है, मानव जीनोम। मतलब मानव कोशिकाओं में जो होता है गुणसूत्र, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का होता है उसमें संग्रहित हो जाना क्या कहलाता है, मानव जीनोम कहलाता है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, सर्वप्रथम मानव जीनोम प्रोजेक्ट की नींव डायट्स ने 1983 से 1984 में रखा था। यह परियोजना जिसमें मानव में विभिन्न डीएनए अणु में स्थित विभिन्न जीन्स का क्रम हुआ, उनमें स्थित न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात करके मानव की जैव सूचनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, मानव जीनोम कहते हैं। ये सब तो आप लोग पढ़ लेंगे पहले में से। ये सब क्या है, मानव जीनोम के लक्षण हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न जातों के विकास के क्रम को ज्ञात करना, असाध्य रोगों को ठीक करना, मानव की जैविक सूचना को कंप्यूटरीकृत करना, गुणसूत्रों में स्थित जीन के क्रमों का पता लगाना व उनकी संरचना व कार्य का पता लगाना, उच्च संरक्षित जो जीन हैं उनको पहचानना, अनेक जीनों के जीनोम का चित्रण करना। और मानव जीनोम प्रोजेक्ट की उपयोगिता, मतलब इसकी उपयोगिता क्या क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, मानव और मानव समूह की आनुवंशिक वंशावली को निर्धारित करने में सहायता, आनुवंशिक रोगों की पहचान करने में सहायक, मतलब जो हीमोफीलिया जैसे रोग होते हैं उनको पहचानने में क्या होती है, सहायक होता है मानव जीनोम। डीएनए अनुरेखित मतलब जो अंगुली छाप डीएनए होता है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो अपराधी को पहचानने में वर्क करता है। फिर मानव जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषता क्या है, ये सब तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो अंगुली छापन है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मतलब एक साधारण से आप लोग समझ लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब जैसे कोई अपराधी है, ठीक है, अपराधी का जो डीएनए है, ठीक, अपराधी का डीएनए से हम जो जिसका जैसे मर्डर हुआ है किसी इंसान का, ठीक, मर्डर से उसका जो डीएनए का छाप मिला है उसके ऊपर है, और जिसके ऊपर आपको संदेह है कि ये हो सकता है इसका मर्डर किया है यही इंसान, तो हम इसका जो डीएनए मिला है और इसका डीएनए ले करके पता लगा सकते हैं कि आखिर यही इंसान इसका मर्डर किया है या कोई दूसरा इंसान। बस इस चीज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से
किसी अपराधी किसी मर्डर करने वाले इंसान का पता लगा सकते हैं। उसको इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था। किस सन में? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में एलेक्स जेफरी ने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक है, इसको इन्होंने यूज किया था और बताया था कि ये क्या है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि क्या है? ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से होता है, ये हम लोग देखते हैं। देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है वो है क्या। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है, डीएनए को पृथक करना, डीएनए को काटना, जल विद्युत का संचालन करना, प्रोब का ये सब चीज़ें कर लेना, ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या महत्व है? पैतृक निर्धारण करना, जैसे जैसे किसी के पिता है, नहीं पता है कि यही पिता है, तो उसके लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए, जैसे कि बताया ना, किसी का मर्डर किया है कोई दूसरा इंसान और शक लगा रहे हैं दूसरे इंसान पे, तो आप उसके डीएनए से पता लगा सकते हैं कि यही मर्डर किया है या दूसरा कोई, तो उसको निर्दोष साबित कर सकते हैं आप लोग। हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, बाढ़ भूकंप के मारे जो लोग नहीं होते हैं, जो जिनका मतलब लगता है कि यही लोग किसके घर से हैं, क्योंकि किसी को वहाँ पता थोड़ी होता है कि यही होता है, यही इसके घर का इंसान है, तो वहाँ पर भी इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके हम लोग इंसान का पता लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को हमारी जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। ठीक, समझ में आया होगा, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा समझ में आया होगा अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कम समय में जो नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं वो लोग नोट्स को प्रिपेयर कर सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें बहुत कम टाइम में। क्योंकि हमारा जो नोट्स है वो वन शॉट वीडियो है, बहुत छोटा नोट्स है, पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो बच्चे नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हैं। ठीक, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट बायोलॉजी ज्ञान, और देखते रहिए, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहिए। थैंक यू।